दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए और बेहद रहस्यमयी विश्लेषण में। आज हम उस कहानी के 225वें भाग की गुत्थी सुलझाने वाले हैं, जिसने लिटरली हर किसी को हैरान करके रख दिया है। आज की इस चर्चा में हम तीन बिल्कुल अलग-अलग पैरेलल चल रही कहानियों के धागों को पकड़ेंगे। शुरू में देखकर ऐसा लगता है जैसे इनका आपस में दूर-दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है, पर यकीन मानिए, कहानी के एंड तक पहुंचते-पहुंचते दिमाग चक्कर खा जाएगा। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, एक तरफ एक बेहद खौफनाक और घना जंगल है, दूसरी तरफ किसी दूसरे इंसान की पुरानी अलौकिक यादों के अंदर जाने का डरावना एक्सपीरियंस है, और तीसरी तरफ है एक धूल भरी पुरानी किताब। दिमाग में यह सवाल जरूर उठेगा कि भला इन तीन अलग अलग रास्तों का आपस में क्या ही लेना देना हो सकता है। इन तीनों के पीछे आखिर वो कौन सा एक छुपा हुआ खतरा है जो धीरे धीरे अपना जाल बिछा रहा है। आज बस इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी के पहले धागे से शुरुआत करते हैं। ये थ्रेड हमें ले जाता है वीर सिंह और मनोज के पास। ये दोनों अपनी जीप भगाते हुए शिवनगर से करीब 400 किलोमीटर दूर मधुपुर नाम के शहर की तरफ तेजी से निकल पड़े हैं। वीर सिंह ड्राइव कर रहा है और अंदर ही अंदर काफी टेंस है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में वक्त रहते अपनी मंजिल पर पहुंचना है। और उनकी मंजिल कोई आम जगह या आम चीज नहीं है। उन्हें तलाश है स्वर्ण पुष्प की। मनोज ने जो डिटेल रिसर्च की है ना, उसके हिसाब से ये कोई माइंड मेड जादुई किस्सा नहीं है। ये एक बेहद रेयर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड फूल है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मधुपुर के बाहर सुकांता नदी घाटी के घने जंगल में ही मिलता है। सच्ची कहूं तो ये जानकारी वीर सिंह को थोड़ा डरा जरूर देती है, क्योंकि उस अंधेरे जंगल में इस फूल को ढूंढना किसी भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा नामुमकिन काम है। अकेले उस खतरनाक जंगल में जाने से पहले मनोज वीर को जिंदा वापस आने के कुछ बेहद स्ट्रिक्ट सर्वाइवल रूल्स बताता है। पहला, उसे जंगल में गीली मिट्टी वाले इलाके ढूंढने होंगे। दूसरा, उन पेड़ों को खोजना होगा जिन पर अमर बेल लिपटी हो। तीसरा और सबसे जरूरी, अपने खंजर से पेड़ों पर निशान लगाते जाना है ताकि वापस आने का रास्ता याद रहे। और एक बहुत बड़ा कैच ये है कि ये फूल सिर्फ पूरे चांद की रोशनी में, यानी फुल मून नाइट में ही दिखते हैं। और हां, घने जंगल के खतरनाक और खूंखार जानवरों का डर तो हमेशा है ही। तो बस अपना सारा जरूरी सामान और हिम्मत जुटाकर वीर सिंह बिल्कुल अकेला उस खौफनाक जंगल के अंधेरे में कदम रख चुका है। हाथ में सिर्फ एक टॉर्च है रोशनी के लिए, और एक खंजर पेड़ों पर निशान लगाने के लिए। मनोज बाहर जीप में उसका वेट कर रहा है। अब क्या वीर सिंह उस अंधेरे जंगल से जिंदा और सही सलामत स्वर्ण पुष्प लेकर लौट पाएगा? खैर, इस सस्पेंस को हम अभी यहीं होल्ड पर रखते हैं, क्योंकि अब बारी है कहानी के दूसरे और भी ज्यादा रहस्यमयी धागे को खोलने की। आइए देखते हैं कि कहानी का ये दूसरा हिस्सा हमें कहां ले जाता है। एक तरफ वीर सिंह जंगल की खाक छान रहा है, तो दूसरी तरफ चेतन एक बिल्कुल ही अलग माइंड बेंडिंग सफर पर जाने वाला है, अतीत के पन्नों के अंदर। चेतन अपने कमरे में बहुत बेसब्री से कादू का वेट कर रहा था, क्योंकि कादू ने उसे एक ऐसे रहस्यमय सफर पे ले जाने का वादा किया था जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। आखिर कोई एक इंसान किसी दूसरे की यादों के अंदर फिजिकली कैसे जा सकता है? ये प्रोसेस सच में बड़ा डरावना है। काडू आकर चेतन को बेड पर लेटने के लिए कहता है। वो बताता है कि इस सफर में चेतन को अकेले आगे बढ़ना होगा। फिर जैसे ही काडू अपना हाथ चेतन के माथे पर रखता है, बूम, चेतन को एक बहुत ही अजीब और खौफनाक फीलिंग आती है, जैसे वो किसी बहुत गहरी खाई में बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा हो। एकदम से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने वक्त में नहीं, बल्कि काडू की पुरानी यादों के बिल्कुल बीचों बीच होता है। यादों की उस दुनिया में कदम रखते ही जो सबसे पहली चीज नोटिस होती है, वो है एक जबरदस्त विजुअल कॉन्ट्रास्ट। प्रेजेंट डे में चेतन जिस रूम में था, वो सीमेंट, कंक्रीट और स्टील का बना एक नॉर्मल आधुनिक कमरा था। लेकिन यादों की उस दुनिया में आंख खुलते ही आसपास की दीवारें लकड़ी की बन चुकी थी और छत पकी हुई मिट्टी के खपरेल की थी। ये मोमेंट तुरंत क्लियर कर देता है कि चेतन अब हमारी दुनिया में नहीं है, बल्कि दशकों पीछे किसी और ही दौर में जा चुका है। अब अतीत के इस टाइमलाइन में चेतन जैसे ही उस लकड़ी वाले कमरे से बाहर आता है, उसके सामने से एक औरत आती हुई दिखती है। वो पैनिक करके छुपने की कोशिश करता है, तभी कादो की एक अनसीन आवाज गूंजती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक याद है और यहां तुम्हें कोई नहीं देख सकता। जरा पीछे हटकर सोचिए,
ये सच्चाई कितनी अजीब है कि इस दुनिया में वो इफेक्टिवली एक अदृश्य भूत या बस एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनकर रह गया है। तभी अचानक उसे किसी दूसरे कमरे से लोगों के आपस में बात करने की आवाजें आती हैं और वो उस तरफ चल पड़ता है। वो चलते चलते किताबों से भरे एक कमरे, एक लाइब्रेरी में पहुंचता है। वहां उसे 3 लोग बैठे हुए मिलते हैं जो किसी बहुत ही गहरी और खतरनाक साजिश की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इनमें एक बुजुर्ग शख्स है, करीब 55 से 60 साल का, जिसका नाम है अरुणोदय सिंह। उसके साथ 31-32 साल का महेंद्र है और करीब 15 साल का एक लड़का प्रताप सिंह भी मौजूद है। चेतन चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। अब यहां इस नाम को बिल्कुल मत भूलिएगा, अरुणोदय सिंह, क्योंकि आगे चलकर यही नाम पूरे गेम को पलटने वाला है। तो चलिए अब हम अपने तीसरे और आखिरी धागे की तरफ चलते हैं। यहां शेखरन बिल्कुल एक शार्प डिटेक्टिव की तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। वो उसी गांव में है और मंदिर के पुराने पुजारी के घर बैठकर अपनी इंक्वायरी कर रहा है। वो एक्चुअली एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहा है जो उस गांव का नहीं है। उसे उम्मीद है कि पुजारी जी से शायद कोई ठोस लीड मिल जाए। कहानी का ये हिस्सा बिल्कुल पजल्स को आपस में जोड़ने और एक बहुत बड़ी सच्चाई को बाहर निकालने जैसा है। होता क्या है कि जब शेखरन पुजारी जी के बेटे बृजमोहन को एक पुरानी फोटो दिखाता है तो बृजमोहन उस फेडेड से चेहरे को बिल्कुल नहीं पहचानता। लेकिन बातों ही बातों में बृजमोहन अनजाने में एक ऐसा बड़ा क्लू दे जाता है जो आगे का रास्ता खोल देता है। वो बताता है कि गांव में आजकल सबसे ज्यादा चर्चित परिवार किसी अरुणोदय सिंह का है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, वही नाम। चेतन जिसे यादों में देख रहा है, वही एग्जैक्ट नाम शेखरन को प्रेजेंट टाइम में एक क्लू की तरह मिलता है। खैर, बातचीत करते हुए रात काफी हो जाती है, तो बृजमोहन के जोर देने पर शेखरन वहीं धर्मशाला में रुकने का फैसला कर लेता है। लेकिन धर्मशाला के उस कमरे में लेटे हुए शेखरन के दिमाग में कंटिन्यूअसली बस वो एक नाम अरुणोदय सिंह ही घूम रहा है। इसी क्यूरियोसिटी और रेस्टलेसनेस में उसकी नजर अपने पास रखी अविराज की कहानी वाली किताबों पर पड़ती है। आगे क्या हुआ था ये जानने की बेसब्री में वो किताब नंबर 2 उठा लेता है। पर जैसे ही वो उस पुरानी किताब को खोलता है, पहले पन्ने की लिखावट पढ़कर उसका दिमाग चक्कर खा जाता है। ये कोई नॉर्मल स्टोरी की किताब नहीं थी, ये तो बेहद शक्तिशाली गुरु विभूति नाथ के अपने शब्द थे जो वो अपने एक शिष्य को फटकार लगाते हुए लिख रहे थे। उसमें लिखा था, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी तंत्र विद्या में निपुण नहीं हो पाओगे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ दूसरे प्रबंध भी किए हैं। मतलब ये पूरी किताब लिटरली गुरु विभूति नाथ ने खुद पेन डाउन की थी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। असली झटका और सस्पेंस इसकी अगली ही लाइन में छुपा था। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा था, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस अरुणोदय और उसके साथियों से बचकर रहना होगा, वो कभी भी खतरा बन सकते हैं। बूम! ये लाइन पढ़ते ही शेखरन बुरी तरह चौंक जाता है। उस किताब में भी अरुणोदय का जिक्र। वो तुरंत झटके से उठ खड़ा होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, कहानी यहां आकर बिल्कुल टॉप गियर पकड़ चुकी है। शुरू में जो 3 बिल्कुल सेपरेट कहानियां थी, वो सब अब एक ही पॉइंट पर आकर क्रैश हो रही हैं। और वो आखिरी पॉइंट, वो अल्टीमेट कनेक्टिंग लिंक, सिर्फ एक नाम है, अरुणोदय। ये अकेला नाम उस प्रेजेंट डे की जासूसी, किसी की पुरानी यादों और तंत्र विद्या की उस सदियों पुरानी किताब, तीनों को एक साथ आपस में गूंथ देता है। जरा डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए। एक तरफ चेतन कदू की पुरानी यादों के अंदर एकदम फिजिकली मौजूद होकर उसी अरुणोदय को उस लकड़ी की लाइब्रेरी में बैठकर साजिश रखते हुए जिंदा देख रहा है, और ठीक उसी वक्त दूसरी जगह शेखरन उसी इंसान के खिलाफ गुरु विभूतिनाथ द्वारा लिखी गई एक भयानक चेतावनी पढ़ रहा है कि यह आदमी बहुत बड़ा खतरा है। अतीत और वर्तमान का इतना जबरदस्त टकराव पहले शायद ही कभी देखा गया हो। और इसी माइंड ब्लोइंग टकराव के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही बड़े सवाल पर आकर रुकता है। उस धूल भरी पुरानी किताब वाला खतरनाक अरुणोदय सिंह आखिर चेतन की इन देखी जा रही यादों वाले अरुणोदय से कैसे जुड़ता है? क्या वीर सिंह सच में उस भयानक जंगल के अंधेरे से उस स्वर्ण पुष्प को जिंदा लेकर लौट पाएगा? और शेखरन इन सभी कड़ियों को जोड़कर आगे इस बड़े रहस्य को कैसे सुलझाएगा? इन सभी सवालों के जवाबों के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा अगले विश्लेषण तक। तब तक दोस्तों, दिमाग दौड़ाते रहिए।